मैं डॉक्टर आर.एस. खेदड़, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर एट इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। जैसा आपने पूछा कि आपका कोविड के दौरान एक्सपीरियंस क्या रहा, आप लीड करेक्टर रोल में थे। यस, वी हैव सीन ए वेरी बैड टाइम ऑफ दिस, इस सदी की सबसे भयानक त्रासदी हमने देखी। हमारे पब्लिकेशंस जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है, ये एक बहुत बड़ा सा मैसेज था कि हम अगर पीछे जाकर के देखें कि हमें बहुत सारे जो बायोमार्कर्स थे जिनसे ये निकाल रहे थे कि ये पेशेंट कोविड का पेशेंट है, वो कैसे सीरियस हुआ, किस तरीके से उसके आउटकम पर इसका इफेक्ट आया। हमने देखा कि हमारी जो स्टडी पब्लिश हुई उसके अंदर ये बताया गया कि एक CRP और एक लिम्फोसाइट, लो लिम्फोसाइट, लिम्फोपीनिया, ये दो ऐसे सेंसिटिव मार्कर थे जिनके आधार पर भी अपने को ट्रीटमेंट बहुत बड़ा सा आराम से मिल सकता था, उसकी सीरियसनेस पता लगाई जा सकती थी। इसके साथ साथ दूसरे बायोमार्कर थे, लीवर डिस्फंक्शंस हैं, CPK है, दूसरे अनदर बायोमार्कर्स हैं, उनका इनसे कोरिलेशन किया गया और इस कोरिलेशन से ये पता लगाया गया कि बहुत कम बायोमार्कर से भी अपन आदमी का इलाज बड़े ढंग से कर सकते थे, जबकि इसकी हेल्थ की जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता था। कि आज की तारीख में सारे संसार में जो एक अनसीन थ्रेट है वो है ड्रग रेजिस्टेंस का। ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो डेवलप हो रहे हैं, जिनका हम पब्लिक में कर रहे हैं कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज हैं। आने वाले दिनों में हम कई साल पहले सुनते थे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज थे वो ज़्यादा थे, ग्राम नेगेटिव धीरे धीरे बढ़ गए, लेकिन इस जो बड़ा मुद्दा आया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी एंटीबायोटिक से वो नहीं मरेगा। इसको हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या पॉली ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक MBL बैक्टीरिया, मेटालोबेटालैक्टामेज प्रोड्यूसिंग एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। और इसका जो ट्रेंड है, हमारा एक रिसर्च पब्लिकेशन अभी है आ रहा है कि ये क्लेब्सिला निमोनिया जो है, ये इसका ट्रेंड लास्ट 5 ईयर के जो डाटा हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, इस पब्लिकेशन से ये पता लग रहा है कि लगभग रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। जो रूटीन में कम्युनिटी के अंदर होने वाली जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारे संसार में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आने वाले दिनों में कोई इस तरीके की एंटीबायोटिक नहीं है पाइपलाइन के अंदर जो आते ही इस बैक्टीरिया को किल कर पाए। ये बड़ा एक सोच का विषय है, बड़ा सीरियस थॉट है। जो इन्फेक्शन पर कंट्रोल करने वाले साइंटिस्ट हैं वो इस पर बड़े एक धीर गंभीरता से देख रहे हैं। कुछ कारण हैं कि ये रेजिस्टेंस क्यों पैदा हो रहा है। पब्लिक का जो ज़्यादा यूज़, एंटीबायोटिक का मिसयूज़ है या ओवर यूज़ है वो है। कुछ ये है कि ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे कुछ कारण हैं जो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। ये एक ऑनेस्टली ही सोचने विषय है। रीसाइकिल्ड एंटीबायोटिक के बारे में एक कहना चाहूँगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत पहले इन्वेंट हुई, जैसे कोलिस्टीन एक ड्रग थी जो पहले इन्वेंट हुई लेकिन वो कई सालों तक सीन से गायब रही। अब दोबारा उसकी सेंसिटिविटी पैटर्न आया, बट ये एक टॉक्सिक ड्रग है। और आज की तारीख में लगभग जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया MBL बैक्टीरियाज हैं वो पॉलीमिक्सिन और कोलिस्टीन जो इसी के वेरिएंट्स हैं, इसी से ही सेंसिटिविटी है। ये हमारी जो सेंसिटिविटी पैटर्न और बग लगा रहे हैं। दूसरा, हम लोग इसकी जो जीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ये जो जीन चेंज हो रही है, बहुत सारी जीन है जो हमारे डॉक्टर भाई पहचानते होंगे कि एंडियम जीन है, OXA48 जीन्स हैं, VIP, IMP, दीज आर द जीन्स रिलेटेड विथ बैक्टीरियाज। और ये जीन ये बता रही हैं कि रेजिस्टेंस का पैटर्न धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि आगे तक इसकी क्या डाटा रहते हैं, किस तरीके से हम लोग एक मास को एक रिलीफ दे सकते हैं। देखिए 2020-21 2 सालों में सारे संसार ने एक त्रासदी को झेला। लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा डेथ हुई कोविड के दौरान। और रिसोर्स, हम कहते थे कि डेवलप कंट्री के अंदर अच्छे रिसोर्स हैं, वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम अपना बेटर है। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो एक अपर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज़ है, उसके अंदर रिलेटिवली हम इम्प्रूविंग स्टेटस में हैं। लेकिन देखते देखते हमें पता लग गया कि हमारे रिसोर्स कम पड़ गए। कभी भी हम लोग मेंटली तैयार नहीं थे कि इस तरीके की एक जो मेडिकल से रिलेटेड त्रासदी है उसको हम झेल पाएंगे। गवर्नमेंट के लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर भी और समाज के लेवल पर भी एक मैसेज आ गया कि हेल्थ केयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हेल्थ केयर के अंदर चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आम आदमी को, मैनकाइंड को हम तभी रिलीफ दे पाएंगे।
2020-2021 जो एक सेकंड वेव आई, जो मई 2021 के अंदर एक त्रासदी मचा गई और जो मैक्सिमम मोर्टलिटी रही, डेल्टा वेव में ये हमें थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हुआ। ओमिक्रॉन जो थर्ड वेव के रूप में अपन इंडिया के अंदर कह सकते हैं कि उसके अंदर मोर्टलिटी कम रही, लेकिन जो ओवरऑल डाटा फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इनका एक कंपेरेटिव डाटा हम लोगों की पब्लिकेशन में चल रहा है और जो रिसर्च और जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि इनको लॉन्ग कोविड, क्रोनिक कोविड, ये एक एंटिटीज़ हैं। ये कहते हैं कि कोविड से तो ठीक हो गया, आपका नेगेटिव भी आ गया, लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स रह रहे हैं। अगर उसको 3 महीने से ऊपर भी सिम्टम्स हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि ये लॉन्ग कोविड इलनेसेस हैं, और 6 मंथ से ऊपर हैं तो हम कहते हैं कि ये क्रोनिक कोविड इलनेसेस हैं। लगभग हमारी जो डाटा है, हमारे पास एक रजिस्ट्री रही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव की, और 3000 पेशेंट के ऊपर जो हमारा एक रिसर्च लॉन्ग टर्म पब्लिकेशंस, उसमें हम कनेक्ट रहे टेलीफोनिकली, कुछ क्वेश्चनर बनाए। जो मैसेज निकल के आया वो ये आया कि आम आदमी कोविड से ठीक होने के बाद में भी कुछ सिम्टम्स महसूस करता है, जिसको हम लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड कहते हैं। ये सिम्टम्स कॉमन रूप से देखे गए हैं कि आदमी को एक थकान रहती है, डिस्प्रपोर्शनेट वीकनेस, आम आदमी को सीढ़ी चढ़ता है तो सांस फूलता है, आम आदमी को स्लीपनेसनेस, नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो ब्रोकन है, या वो उसके अंदर सपने ज़्यादा आते हैं, इस तरीके की नींद है। एक फटीग सिंड्रोम, फ्रेल्टी सिंड्रोम, फटीग सिंड्रोम बहुत जल्दी थक जाता है, हाथ पांव दर्द करते हैं, मसल पेन आ रहा है, ये उसके अंदर काफ़ी आया है। पेशेंट को अर्ली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये एक वेस्कुलर डिजीज़ थी, ये नए की एक लंग की बीमारी थी, जबकि ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्विंग इलनेस था कोविड, और इसके अंदर इस तरीके की काफ़ी सारी पिक्चर आई। अर्ली कोविड इलनेस, कुछ डाटा अभी एग्जैक्टली हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अर्ली कोविड इलनेस, यंग बच्चों के अंदर भी हार्ट अटैक आया, और ये बड़ा सोचनीय विषय था। जिन लोगों को हम खून पतला करने का, जो एलिक्विस और कुछ ड्रग्स थी जो खून पतला करने की दवाई थी, जिनको कम दी गई, उन केसेस में पोस्ट कोविड सीक्वेली ज़्यादा आई। लंग विंडो, जिनमें लंग खराब ज़्यादा हो गए, उनके अंदर लंग का फाइब्रोसिस रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रही, COPD के चेंजेस आए, लंग सीक्वेलीज रही, वो लोग अभी भी क्रिपल्ड और अभी भी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज लाइफ के रूप में जी रहे हैं। देखिए, आज इंडिया के अंदर भी जो एक आम आदमी की उम्र है, लाइफ स्पेन है, वो बड़ी है, और ओल्डर पॉपुलेशन अपनी बड़ी है। इस ओल्डर पॉपुलेशन को हम स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए एक एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। 65 ईयर से ऊपर है या फिर उनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे शुगर का पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, इनको हम एडल्ट वैक्सीनेशन कहते हैं। 2 टाइप के एडल्ट वैक्सीनेशन वर्ल्ड में रिकमेंडेड है इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटीज़ की तरफ से। एक को जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन है, जो ईयरली लगाना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन WHO की तरफ से आती है, और ईयरली ही उसको जो पैटर्न आएगा या जो उसका वेरिएंट आएगा उसके खिलाफ वैक्सीन तैयार करते हैं। सेकंड, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में यह है कि उसको 5 साल के बाद अपन रिपीट कर सकते हैं।